ऑलराइट, इट्स जून 18 पेपर 1-1। आपके पास 6 फिगर्स हैं और आपके पास 3 इक्वेशन है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ग्राफ की कौन सी इक्वेशन है। सो द फर्स्ट वन इज़ y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2। अब इनमें से कौन सा ग्राफ है जो एक्स क्यूब का है? तो एक्स क्यूब का हमारे पास 2 ग्राफ हैं, एक सी है और एक एफ है। क्योंकि हमारे पास क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का ग्राफ हमारा फिगर एफ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास पहले का आंसर आ गया सिंपल फिगर एफ। ठीक है, नेक्स्ट वन, y इक्वल्स टू 2/x। 2/x इट्स अ रेसिप्रोकल फंक्शन। आपके पास ऐसा फंक्शन दो जगह नज़र आ रहा है आपको, फिगर ए एंड डी। उसमें हमारा आंसर कौन सा होगा? हमारा आंसर होगा फिगर ए। क्यों? क्योंकि अगर x नेगेटिव होगा तो y भी नेगेटिव होगा, जो इम्पैक्ट आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि अगर x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव है। लेकिन अगर इस केस में देखो, अगर x नेगेटिव होगा तो y पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, तो हमारा ऑप्शन होगा इसका फिगर ए। और लास्टली 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा हमारा एक सेट फेस। कैसे पता लगा सेट फेस है? क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर है। तो आपके पास सेट फेस सिर्फ एक बार नज़र आ रहा है एंड दैट इज़ फिगर ई। तो आपका आंसर आएगा इसका फिगर। इट्स जून 18 पेपर 2-1। कंप्लीट द टेबल बिलो फॉर ए इक्वल्स टू 15 प्लस 6x प्लस 90/x। तो पहले तो आपने सिंपल x की जगह 8 प्लेस किया और आपके पास आंसर आ गया 74.25। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपने इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो टाइम बचाने के लिए इसका ग्राफ मैंने रफली ऑलरेडी बना लिया है। ठीक है, अब हम मेन सवाल करते हैं कि आपके ग्राफ के क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व कर रहे हैं। Dalila has one of these open boxes. The area of the net is 68. Use a graph to find the length and width of the box. All right. आप ये देखें कि आपको y एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। y एक्सिस हमारे पास एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एरिया की वैल्यू मालूम है 68। हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी हमारे पास 68 वैल्यू है वहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे 68 के ऊपर, बिल्कुल इसी तरह मैं कर रहा हूँ ना अभी। इट शुड बी स्ट्रेट लाइन। आपने बना ली लाइन। वो लाइन x को कहाँ कहाँ कट कर रही है, अब ये देखेंगे हम। x को पहली बार कट किया इस पॉइंट पर, ठीक है, और x को दूसरी बार कट किया इस पॉइंट के ऊपर। अब इन दो पॉइंट्स पर आपने x की वैल्यूज़ देनी है, x की आपने वैल्यूज़ देनी है। तो मेरे पास x की पहली वैल्यू आ रही है इट्स 2.2 और दूसरी मेरे पास आ रही है इट्स 6.6। ठीक है, तो आपके पास लेंथ कितनी आ गई? लेंथ आ गई 6.6 और विड्थ कितनी आ गई? 2.2। अब कैसे पता कि कौन सी लेंथ है कौन सी विड्थ है? देखें, ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ ग्राफ ऑफ फंक्शंस का है, तो ये पार्ट सी है। इसके पार्ट ए में, पार्ट बी में बताया हुआ था कि लेंथ जो थी वो हमेशा बड़ी होगी विड्थ से। तो इसीलिए जो बड़ी लेंथ है मेरे पास दैट है 6.6 और जो छोटी लेंथ है मेरे पास वो है विड्थ की वैल्यू। ये मैंने एज्यूम नहीं किया, एक क्वेश्चन में गिवन था। अगेन मैं बता दूँ आपको, ये पार्ट सी है, जो पार्ट ए था उसमें डिफाइन थी ये बात। ठीक है, नेक्स्ट वन। ऑलराइट, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। इट्स जून 18 पेपर 2-2। अगेन आपके पास इक्वेशन है, टेबल है। आपने पहले एक्स की जगह -1 प्लेस किया, यू गॉट 5.5। आपने एक्स की जगह 7 पुट किया, अगेन यू गॉट 5.5। ये मैंने सिंपल काम करके रखा हुआ है, ग्राफ बना के रखा हुआ है। बाय ड्राइंग अ टेंजेंट एस्टिमेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट एक्स इक्वल्स टू 1.5। अब ये सवाल करने वाले हैं। सबसे पहली बात, मैं 1.5 जहाँ पर लाई कर रहा है उस पॉइंट को हाईलाइट करूँगा। तो 1.5 मेरे पास हाईलाइट कर रहा है इस जगह पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने पॉइंट को हाईलाइट किया कि 1.5 हमारे पास यहाँ लाई कर रहा है। अब आपने इस 1.5 वाले पॉइंट पे बनाना है एक टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब एक ऐसी लाइन जो कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करे और वहाँ से निकल जाए। ठीक है ना, तो इस पर जो टेंजेंट हमारे पास बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये मेरे पास कुछ इस टाइप का टेंजेंट बनेगा। जितना आप अच्छा बना सकते हो उतना आपके आंसर के लिए अच्छा होगा। ठीक है, मेरे पास ऐसा कुछ टेंजेंट बन गया। अब इस टेंजेंट पर मैंने कोई भी दो पॉइंट्स को पिक करना है, जो पॉइंट मुझे पिक करना आसान लगेंगे। एग्जाम्पल, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर पिक कर लिया है ये वाला। इस पर मेरे पास x है 2.5 और इस पर y है मेरे पास -3। तो ये पॉइंट मैंने लिख भी दिया भाई, यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x पे 2.5 और y पर है मेरे पास -3। ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट लेट से मैं पिक कर लेता हूँ, ये पिक कर लेता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर x है लेकिन y 0 हो जाएगा, तो मेरे लिए ये पॉइंट भी एक्सेप्टेबल है। तो x पर कितना आ गया 0.6 और y पर आ गया 0। जब आपने, अच्छा ज़रूरी नहीं कि आपके ये पॉइंट्स आएँ, आपके कोई पॉइंट डिफरेंट हो सकते हैं, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपने पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया उसके बाद आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है ग्रेडियंट का, y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो मैं कह रहा हूँ कि यार ये वाला x1 y1 है और ये वाला x2 y2 है।
आंसर वेरीफाई करते वक्त आप ये दिमाग में रखिएगा, क्योंकि मेरी लाइन नेगेटिव को फॉलो कर रही है, डिक्रीजिंग लाइन है, तो मेरे ग्रेडियंट का आंसर नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। सो y2 इज़ वॉट, y2 इज़ -3, y1 इज़ 0, x2 इज़ 2.5 एंड x1 इज़ 0.6। सिंप्लीफाई करते हैं, सो दैट विल बी -3 divided by 2.5 minus 0.6, it's 1.9. So 3 divided by 1.9, you will get 1.6 with a negative sign। ये आपका ग्रेडियंट आ रहा है, ठीक है। अब ये ग्रेडियंट जाहिर बात है हम सबका डिफरेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आपका आंसर वेरी कर सकता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आपका आंसर मार्किंग स्कीम में रेंज में होना चाहिए, बस ये याद रखिएगा। और जब आप अपना टेंजेंट और ग्राफ दोनों सही बनाओगे तो यकीनन आपका ग्राफ हमेशा आपका टेंजेंट ग्रेडियंट जो होगा वो एमएस में मैच कर रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, कंप्लीट दिस इनइक्वलिटी टू डिस्क्राइब द रेंज ऑफ वैल्यूज फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले तो इस लाइन को समझें भाई, अगर मैं आपसे कहूँ कि y इक्वल टू 0 है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है x एक्सिस को, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो अब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, अब ये रिप्रेजेंट करेगा अबव x एक्सिस, क्योंकि ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है, ग्रेटर देन का साइन है। अब ग्राफ पर दोबारा आते हैं, आपने वो पोर्शन देखना है जहाँ पर आपका ग्राफ अबव दी x एक्सिस है। जैसे अगर मैं इस ग्राफ की बात करूँ, क्या ये अबव है कि बिलो है, तो ऑब्वियसली कि बिलो दी x एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ठीक है बेटा। तो अबव दी x एक्सिस का मतलब ये हुआ कि हम कंसीडर कर रहे हैं इस वाले को और हम कंसीडर कर रहे हैं इस वाले को। दीज टू कर्व्स लाई अबव दी x एक्सिस। जब ये x एक्सिस से ऊपर जा रहे हैं उस वक्त x एक्सिस पे वैल्यू देखें, आपके पास ये वैल्यू आ रही है, तो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 5.2, 5.25 भी कर सकते हैं उसको आप, और यहाँ पर वैल्यू आ रही है ये वाली, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 0.8। तो जब मेरी x की वैल्यू 0.8 से कम है, कम जा रहा है ना हमारे पास, तो हमारा ग्राफ ऊपर जाना शुरू हो गया। और जब मेरी वैल्यू 5.2 से ज़्यादा है तो मेरा ग्राफ इस रीजन में जा रहा है, तो हमारी इनइक्वलिटी क्या होगी भाई, हमारी इनइक्वलिटी होगी x किससे बड़ा है, 5.2 से बड़ा है जैसे मैंने आपको बताया, और किससे छोटा है, 0.8 से छोटा होगा। ये आपके आंसर हैं। ऑन द सेम ग्रिड ड्रॉ द लाइन 4y + 3x = 12। चलें जी, इसका भी तरीका बताया मैंने आपको। लाइन को प्लॉट करने का दुनिया का सबसे आसान तरीका ये है कि आप लाइन की इक्वेशन को 2 बार लिखो, 4y + 3x = 12। अब आप क्या करो, अब आप एक बार x को 0 पुट कर दो और एक बार आप y को 0 पुट कर दो। जब आपने x को 0 पुट कर दिया, अब x है ही नहीं, तो 4 मारा कि क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास y का आंसर आ गया सिंपल 3, तो आपका कोऑर्डिनेट आ गया 0,3। जब आपने सेकंड में y को 0 पुट किया तो 3 मारा के डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 4, तो ये आएगा x = 4, तो आपका कोऑर्डिनेट आ गया 4,0। तो एक पॉइंट आ गया 0,3, एक आ गया 4,0। पॉइंट को प्लॉट करते हैं, एक था हमारे पास 0,3, तो बेटा हमारे पास ये पॉइंट है 0,3, मैंने इस पर पॉइंट कर दिया भाई, ये इसको मैं किसी और कलर से करता हूँ, चलें 0,3 ये आ गया, और दूसरा हमारे पास था 4,0, 4,0 ये पॉइंट है। ये 2 पॉइंट्स को आपने कनेक्ट करके लाइन से एक्सटेंड करना है, बस इसको एक लाइन बना के मैं इसको सीधा कर दूं ज़रा, ये आपके पास बनी लाइन ऐसे करके, ठीक है, ये आपकी लाइन बन गई भाई। लाइन शुड बी स्ट्रेट, ये आपने स्केल से ड्रॉ करना होगा, ये आपकी लाइन बन गई, ठीक है। लाइन को आपने बहुत छोटा नहीं बनाना कि आपने बस लाइन इतनी बना के छोड़ दी, लाइन को आपने इतना लंबा करना है कि कर्व को अगर कट कर रही है 2 पॉइंट से तो करती हुई नज़र आनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास लाइन आ गई, इसकी हम इक्वेशन ज़रूर लिखेंगे यहाँ पर, इट्स 4y + 3x = 12। ये आप ज़रूर लिखा करें आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। अगले पार्ट पर आते हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द कर्व आर द सॉल्यूशन। अच्छा जी, अब अगर आपने मेरे लेक्चर्स पुराने नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा, आपके पास एक इक्वेशन आ रही है जिसमें x² और a और b आ रहे हैं। याद रखें, जब आपके पास a, b, c इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, आपने अपने क्वेश्चन में 2 y ढूंढने हैं और उन दोनों को आपस में इक्वेट करना है। ये मैं आपको ऐसा मेथड बता रहा हूँ कि ये आप सब सवालों पे अप्लाई करो, आपका आंसर सही आएगा। क्या करना है, दोबारा सुनें, अगर आपके क्वेश्चन में a और b टाइप आ रहे हों तो आपने क्या करना है, आपने 2 y को ढूंढना है और उन 2 y को आपस में इक्वेट करना है। अब वो ढूंढना कैसे y को, चले मैं पहले बताता हूँ। आपको यहाँ पर एक y नज़र आ रहा है, वो आपकी इक्वेशन है
4y प्लस 3x इक्वल्स टू 12। हम यहाँ पर बनाते हैं y को सब्जेक्ट, तो ये आएगा 4y इक्वल्स टू 12 माइनस 3x एंड y इक्वल्स टू 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 4। ये आपका एक y आ गया 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 4। दूसरा y कहाँ है? दूसरा y ये छुपा हुआ, ठीक है, जिसकी मेन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3x प्लस 2। दोनों y मिल गए, दोनों y को अब आपने इक्वेट करना है। अब खाली सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करें, ऑटोमेटिकली आपकी इक्वेशन बनना शुरू हो जाएगी। हम यहाँ पे ले लेते हैं बेटा एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 2, ये आएगा 2 3 जार 6x, 2 2 जार 4 और ये एज इट इज रहा 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 4। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 जार 2 एंड 2 2 जार 4। ये 2 यहाँ पर आके मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल्स टू 12 माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 इक्वल्स टू 12 माइनस 3x। अरेंज करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8। अब देखें ये माइनस 3x जब इधर आएगा तो प्लस का 3x हो जाएगा, और ये 12 जब इधर आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, वहाँ पे कुछ बचा ही नहीं अब तो ये आ जाएगा इक्वल टू 0। अब क्या बना, 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर आप इसको अपनी गिवन इक्वेशन से कंपेयर करो तो आपकी इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0। अब आपको इजीली नज़र आ रहा है कि भाई a की वैल्यू -9 है और b की वैल्यू -4 है, तो अब आपका आंसर आ जाएगा a इक्वल्स टू -9 एंड b इक्वल्स टू -4। ये बने बेटा आपके आंसर्स। इट्स नवंबर 2018 पेपर 2-1, कंप्लीट द टेबल। और आपके पास वही अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन। आपने क्या किया, सिंपल 4 पुट किया आपने x की जगह और आपके पास आंसर आ गया 1.6। टाइम बचाने के लिए अगेन मैंने इसको प्लॉट किया हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि अक्सर बच्चा ग्राफ प्लॉट कर देता है, उसके बाद के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े ट्रबल क्रिएटर होते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। By drawing a tangent, estimate the gradient of the curve at -2 and 0.8। तो आपने इसको इतना कंसीडर नहीं करें, आपका मेन कंसर्न है ये -2। अब -2 पर ग्राफ कहाँ आ रहा है, ये देखें भाई, -2 पर ग्राफ देखें आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब आपने इस पॉइंट पर बनाना है एक टेंजेंट। टेंजेंट की हमें बात पता है कि भाई टेंजेंट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन टचेज द कर्व एट ओनली 1 पॉइंट। तो ये मेरे पास टेंजेंट आ गया। टेंजेंट बनाने के बाद हम क्या करते हैं, हम 2 पॉइंट उस पर मार्क करते हैं, जो पॉइंट हमें देना आसान लगे। तो मुझे एक पॉइंट ये आसान लगा क्योंकि यहाँ पर वैल्यू -1.5 और 1, ये पहला पॉइंट आ गया। सो लेट मी मार्क दिस पॉइंट, दिस वन -1.5 एंड y पर -1, ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट मैं मार्क ले लेता हूँ, लेट से अगर हम ले लेते हैं ये पॉइंट मुझे कुछ समझ में आ रहा है तो मैंने इसको मार्क कर लिया। यहाँ पर x मेरे पास -2.5 है और y की वैल्यू अगर हम देखें तो ये हमारा y, ठीक है। सो y इज़ 2.2, तो y इज़ 2.2, ठीक है बेटा। तो हमारे पॉइंट से आ गए -1.5 -1, लेट मी राइट इट डाउन, -1.5 -1, ये पहला पॉइंट था। एंड द सेकंड वन -2.5 एंड 2.2, -2.5 एंड 2.2। ऑलराइट, अब हम मार्क कर देते हैं भाई इसको, ये हमारे पास x1 y1, ये हमारे पास x2 y2। फार्मूला अप्लाई किया, m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। What is y2? y2 is 2.2. What is y1? y1 is -1. What is x2? -2.5. What is x1? -1.5। ज़रा लाइन को एक और बार देखते हैं। अब आप ज़रा सोचें कि लाइन का ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव आंसर आना चाहिए हमारा। ये एक छोटी सी टिप होती है कि आप अपने आंसर को उस वक्त थोड़ा बहुत वेरीफाई कर सको, ठीक है। अब हम ज़रा करते हैं इसकी कैलकुलेशन। सो ये हो जाएगा हमारे पास 2.2 + 1 इट्स 3.2 डिवाइडेड बाय 2.5 माइनस 1.5 माइनस प्लस, ठीक है, तो ये आएगा -1। सो यू गॉट द वैल्यू फॉर द ग्रेडियंट इज -3.2। ऑलराइट, मेक श्योर कि आप अपना आंसर ज़रूर चेक करें एमएस में। आपका आंसर एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, हमेशा एमएस की रेंज में आना चाहिए, लेकिन ठीक है। अब हम आते हैं पार्ट डी पर, यूज़ अ ग्राफ। पहली बात क्या इंपॉर्टेंट है भाई कि आपने ग्राफ को यूज़ करके सॉल्व करना है इक्वेशन को, ठीक है। अभी ऐसा नहीं करिएगा कि आपने इसको मल्टीप्लाई किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, इस तरह एग्जामिनर नहीं मांग रहा, वो क्लियर कट कह रहा है कि ग्राफ को यूज़ करना है।
सॉल्व द इक्वेशन। जब आपको इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करने को आए तो हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको मैं कहता हूँ इट्स अ मेकअप टेक्निक। ये टेक्निक आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर, ज़रूर जाके देखें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी इन इक्वेशन को सॉल्व करने में। सबसे पहले आप इसको कंपेयर करें अपनी मेन इक्वेशन से, तो मुझे नज़र आया कि खाली यहाँ पर 5 चेंज है, बाकी पूरी चीज़ जो मुझे दी हुई है वो सेम टू सेम है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं लिख के बताता हूँ आपको। हमारे पास जो इक्वेशन है y की वो हमें दी हुई है y इक्वल्स टू x/5 6 + 2x - x²। ये हमारी वो इक्वेशन है जो हमने प्लॉट कर ली है, ये वाली, ठीक है ना, ये आपको दी हुई है। जो आपको सॉल्व करना है वो ये है। अब मेकअप इसको इसलिए कहते हैं कि हमने इसको y बनाना है, और इसको y बनाने के लिए इसके पास क्या नहीं है, इसके पास सिर्फ ये 5 नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर भी डिवाइड किया 5 से और यहाँ भी डिवाइड किया 5 से। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये पूरी चीज़ हमारे पास बन चुकी है अब y, और 10/5 क्या हो जाएगा 2। अब आपने लाइन ड्रॉ करनी है y इक्वल्स टू 2 की ग्राफ के ऊपर। आ जाए भाई, y इक्वल टू 2 की लाइन कहाँ से बनेगी भाई, इस पॉइंट से पास होगी। कैसे पास होगी अब ये देख लें, y इज इक्वल्स टू 2 की लाइन मैं बना रहा हूँ ब्लू से बेटा, दैट इज़ अ लाइन फॉर y इक्वल्स टू 2। इक्वेशन ज़रूर लिख दिया करें ताकि आपको भी पता लग जाए कि भाई ये लाइन कौन सी है। अब देखिए ये लाइन और कर्व आपको कहाँ कहाँ कट करते नज़र आ रहे हैं। पहली बार मुझे यहाँ नज़र आया, ठीक है, फिर मुझे एक बार यहाँ नज़र आया, फिर मुझे एक बार ये यहाँ नज़र आया। ये 3 जगहों पे मुझे कट करता नज़र आया। तीनों पे आंसर देखते हैं। तो ये आएगा -2.35 समथिंग, ये आएगा 1.4 समथिंग, और ये आएगा 2.9 समथिंग। ठीक है, तो ये 3 आंसर आपके आए। -2.35 मैं भी लिखूँगा -2.35, कॉमा, दूसरा था 1.4 और तीसरा आपके पास था 2.9। ठीक है, तो ये आपके 3 आंसर हुए। इनको आपने सेपरेट करना है बाय यूजिंग कॉमा, जैसे मैंने किया हुआ है, और ये तीनों लिखने, ये नहीं कि एक लिखा आपने, तीनों आपने लिखने, तभी सवाल 3 मार्क का है, क्योंकि हर आंसर का 1 मार्क है। ठीक है, इट्स नवंबर 18 पेपर 2/2। Zara fences off a piece of land next to a wall to make a vegetable garden. The garden is a rectangle with the wall as one side of the rectangle. The area of the garden is 18 square meters. The width of the garden is x. जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, the total length of fencing required for the garden is y meters. Show that y equals to this. Okay. सबसे पहली बात, मुझे यहाँ पर इसकी लेंथ नहीं पता, तो मैंने कहा यार इसको मैं ले लेता हूँ। लेट सपोज इसको मैंने p ले लिया। ठीक है, लेंथ के हिसाब से कुछ भी आप ले सकते हैं, आप बस y नहीं ले सकते क्योंकि y ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, तो आप y मत कीजिएगा उसको, बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, उसने आपको दिया हुआ क्या, उसने आपको एरिया दिया हुआ, ठीक है ना, एरिया दिया हुआ है। तो हम सबको पता है दैट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ नथिंग बट लेंथ इनटू ब्रेथ। आपके पास एरिया की वैल्यू 18 है, लेंथ को हमने p ले लिया, विड्थ हमारे पास x है एज गिवन। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, p को बनाते हैं सब्जेक्ट, तो 18 डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू p। ये हमारा आया पहला रिलेशन, आ गया हमारा p इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है बेटा, उसके बाद यू नीड टू फाइंड द टोटल लेंथ। अब टोटल लेंथ देखें, अगर ये आपके पास एक फेंस है तो आपकी लेंथ कहाँ होगी, ये वाली लेंथ होगी, ये लेंथ होगी और ये लेंथ होगी। यहाँ तो दीवार है ना, यहाँ तो लेंथ ही नहीं है ना आपके पास। तो अब आप ये कहोगे टोटल लेंथ ये बराबर है x प्लस p के। ठीक है, x प्लस x हो गया हमारे पास 2x, और p की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इट्स 18 डिवाइडेड बाय x। ये आपको शो करना था पहले पार्ट में, और इसको नाम दिया हुआ है y का। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट का आंसर। नेक्स्ट वन, अब आपने क्या करना है भाई, अब आपने इसको कंप्लीट करना है। तो अब आपने यहाँ पर x की जगह वैल्यूज़ असाइन करनी है, कौन कौन सी, 1, 2 एंड 9। तो अगर मैं कहता हूँ कि यार x की जगह 1 रखो, तो ये आएगा 2 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 1, दैट विल बी 20। तो इस तरह आपने 20 किया। अब अगर आपने x की जगह 2 किया तो ये आएगा y इक्वल्स टू 2x प्लस 18 डिवाइडेड बाय x, x की जगह 2। सो 2 2s आर 4 प्लस 2 1s आर एंड 2 9s आर 4 प्लस 9 इट्स 13। ये आ गया 13। इसी तरह 9 पर आपके पास आ रहा है 20। ये आपकी 3 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ठीक है बेटा, 2 मार्क का आसान सवाल था ये, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब आपने जब ग्राफ बनाया तो ग्राफ मैंने बना के रखा है ताकि हमारा टाइम इसमें बच जाए, और आपका ग्राफ की इक्वेशन आपको सेम दी हुई है, पॉइंट आपके पास आ चुके हैं, आपने ग्राफ बना दिया। मेन मसला इसके बाद शुरू होता है जब यहाँ पर सवाल आते हैं, यूज़ अ ग्राफ टू फाइंड द 2 पॉसिबल विड्थ ऑफ द गार्डन इफ 14 मीटर्स ऑफ फेंसिंग इज यूज।
ये 14 मीटर का मतलब क्या हुआ, लेंथ दे रहा है और लेंथ हमारे पास है वाई एक्सिस पर। तो आपको ये y की वैल्यू दी है 14। अब आप ये देखें आपके पास 14 किधर आ रहा है, आपके पास 14 आ रहा होगा 10, 11, 12, 13, 14, ये है 14। जहाँ पर 14 है वहाँ पर आप एक लाइन प्लॉट कर दें स्ट्रेट, और वो लाइन जहाँ पर कर्व को कट कर रही है वहाँ पर आपने देखने आंसर्स बेटा। वहाँ पर आपको 2 पॉइंट नज़र आ रहे हैं, जैसे मैंने मार्क भी कर दिया, और इन 2 पॉइंट्स पर आपने वैल्यू मार्क करनी है x की। तो एक मेरे पास आ रही है 1 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली 1.123 नहीं 1.2, 4, 6 और 8, तो 7 कर देते ना, 6 और 8 के बीच में आ रही है। तो एक लेंथ आ रही है 1.7 और एक मेरे पास क्या आ रही है 5.2, 5.4, एक आ रही है मेरे पास 5.4। ये आपके पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं, दो पॉसिबल आंसर्स हैं आपके पास ये, ठीक है बेटा, पहली बात। अगली बात, द फेंसिंग कॉस्ट $20 पर मीटर। देखिए प्राइसिंग आ गई यहाँ पर। फाइंड द मिनिमम अमाउंट इट विल कॉस्ट ज़ारा टू बिल्ड द फेंस। देखिए पहले मिनिमम अमाउंट के लिए आप ये देखो कि आपके पास मिनिमम लेंथ क्या आ रही है, ठीक है। मिनिमम लेंथ कहाँ पर है हमारे पास, मिनिमम लेंथ यहाँ पर है, तो मिनिमम लेंथ है मेरे पास 12 के ऊपर, ठीक है। तो पहली चीज़ मैंने ये देखा कि मेरे पास जो मिनिमम एरिया या मिनिमम लेंथ है ये आ रही है 12 के ऊपर, ठीक है। उसने आपसे क्या कहा, उसने आपसे कहा, मैं यूँ बनाऊँ अगर इसको, एक तरफ हम लेते हैं लेंथ और एक हम लेते हैं प्राइस, ठीक है। तो अगर 1 मीटर है तो प्राइस कितनी है $20, जैसे कि आपको दिया हुआ है। हमारे पास मिनिमम लेंथ कितनी है 12, तो अगर 12 मीटर होगा तो प्राइस क्या हो जाएगी। तो सिंपली आपने इसको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, x इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाई 12, दैट इज इक्वल्स टू $240। तो अगर 1 मीटर की प्राइस ये है और आपको मिनिमम अमाउंट निकालनी है, मिनिमम अमाउंट कहाँ लाए कर रही होगी, यहाँ मिनिमम वैल्यू पर। मिनिमम वैल्यू आ रही है 12, तो अब हमने कहा कि अगर 1 मीटर पे 20 है तो 12 मीटर पे कितनी होगी, और हमारा आंसर आ गया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वन, Zara wants to spend no more than $350 on the fence. Find the greatest possible width of the garden Zara can make. Alright. अब आपको दे दिया भाई मैक्सिमम पॉसिबल कितना है 350। अब हमें ये मालूम था कि अगर हमारा $20 होगा तो 1 मीटर की लेंथ है, तो भाई $350 में कितनी लेंथ आ रही है। तो मैंने इसको अननोन दे दिया t, क्योंकि x और y दोनों यूज़ कर चुका हूँ। सिंप्लीफाई किया, 20t इक्वल्स टू 350 and t equals to 350 divided by 20 and you got 17.5। alright, ये 17.5 की वैल्यू आपने देखनी है बेटा ग्राफ से। 17.5 कहाँ आ रहा होगा, अभी मार्क करते हैं हम लोग, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है बेटा। 15, 16, 17 और ये आया 17.5। आपने क्या किया, आपने 17.5 पर जाके लाइन को असाइन कर दिया। अब देखें हमारे पास दो आंसर्स हैं, दो आंसर्स आएंगे, एक यहाँ पर आएगा और एक यहाँ पर आएगा। हमें कौन सा पिक करना है बेटा, उसने बोला हुआ है फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल का मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू मैंने पिक करनी है वो ग्रेटेस्ट वाली होगी, तो वो ये वैल्यू कहीं आ रही है मेरे पास, ठीक है। सो दैट इज 7.246 के करीब आ रही है। सो द फाइनल आंसर इज 7.6 मीटर्स। ये आपने ग्राफ से आंसर निकाला। दोबारा बताऊँ क्या किया, देखें उसने कहा $350 में क्या मैक्सिमम पॉसिबल विड्थ होगी। हमने कहा भाई अगर $20 का 1 मीटर था तो $350 में कितने मीटर्स होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 17.5। 17.5 को ग्राफ में मीट किया और देखा कि आपके ग्राफ दो दफ़ा मीट कर रहे हैं। यहाँ पर भी आंसर आता, लेकिन आपको बोला ग्रेटेस्ट पॉसिबल, तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ये है, तो इस तरह आपका आंसर आया।